नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की वर्णमाला। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों से लेकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और विशेष करके उनके लिए उपयोगी हैं जो प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों को ये ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। तो हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करें तो उससे पहले हम जानें कि भाषा क्या है। भाषा मनुष्य के विचारों को अभिव्यक्त करने का एक वाचित माध्यम है। वाचित माध्यम का मतलब वाणी से है, और जब हम वाणी के रूप में, बोली के रूप में, मौखिक रूप में ध्वनियों को प्रकट करते हैं तो उन ध्वनि के लिखित जो रूप है उसको हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और आज हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे हैं। हिंदी की वर्णमाला में हम उन सिलेबस के पार्ट को भी जो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में निर्धारित करती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से फेफड़ों से निकलने वाली श्वास के साथ बाहर आते समय जो प्रकट होती है, स्वतंत्र रूप से प्रकट होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में हमारी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, उनकी संख्या 52 है। कुल, जब कुल नाम आता है, ध्यान रहे, जब ये पूछा जाता है कि कुल वर्ण कितने हैं तो 52 हैं। और मूल स्वर और व्यंजन, मूल स्वर 11 हैं और मूल व्यंजन 33 है। 11 स्वरों में 2 इन और स्वरों को जोड़ते हैं तो कुल स्वरों की संख्या 13 है। जैसे प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं तो हमें 11 कहना है। सामान्यतः स्वर कितने होते हैं तो उत्तर 11 होना है। मूलतः स्वर कितने होते हैं तो उत्तर 11 होना है। लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं तो हमें 13 कहना है। इसी तरह व्यंजनों में मूल व्यंजन 33 हैं और इनमें 6 और 4 + 2 6 व्यंजनों को और जोड़कर कुल 39 व्यंजन हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन मूल व्यंजन 33 हैं, ये ध्यान रहे। तो इसका हम विस्तार से उच्चारण के साथ अध्ययन करते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए। अब देखो इनको अलग क्यों किया है। इनको अलग इसलिए किया है कि ये अंग जब बोलते हैं तो इसमें ए स्वर की सहायता से ये बोला जा रहा है। तो व्यंजन में अभी हम पढ़ेंगे कि सारे के सारे व्यंजन, जैसे के व्यंजन है तो के की जो लिपि है, के की जो आकृति है वो के साथ ये हलंत लगाकर ये आधा है। खे हलंत लगा हुआ है, आप देखना। अब इसमें के में ए स्वर जुड़ा तब ये आपका इस तरह से के अक्षर बना। तो ये के है, इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण जैसे आप के देखो क, तो एक ही साउंड खुद ही आती है।
तो व्यंजन को हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं, बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो ये ए स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहा है, तो ए स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहा है तो इसको कहाँ होना चाहिए? व्यंजनों में होना चाहिए। लेकिन व्यंजनों की मात्राओं में जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं इसको जब के साथ जोड़ते हैं तो ये बनता है कंग। कंग बनता है, मतलब जिस तरह से ये ए स्वर के व्यंजन को उच्चारण में सहयोग करता है, इसी तरह से अंग भी उच्चारण में सहयोग करता है। इसलिए उच्चारण में सहयोग करता है तो ये स्वर में होना चाहिए, और इसके खुद के उच्चारण में स्वर ए स्वर का उपयोग होता है, इसलिए इसे व्यंजन में होना चाहिए। इसलिए इनको पूर्ण रूप से स्वर नहीं मानते हुए इनको अलग रखा है, और हमारे विद्वानों ने इनको अलग नाम भी दिया है। इनको नाम दिया है अयोग वाहा। अयोग वाह शब्द की परिभाषा भी आप इसी शब्द से बना सकते हैं, यानी वे ए के योग से बनने वाले वर्ण जो व्यंजन के लिए अपना अर्थ वहन करते हैं। ए के योग से बनने वाले वर्ण जो व्यंजनों के अर्थ को वहन करते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं, और वो अयोगवा हैं अंग और ए। इस अंग को अनुस्वार और ए को विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं हम व्यंजनों में। क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, ये। अब इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ये इसका पहला वर्ण क है, पहला व्यंजन क है, इसलिए हम इसको क वर्ग कहते हैं। और क वर्ग में पूरे 5 जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण करने के लिए हम कंठ का उपयोग करते हैं, या यूँ कहें कोमल तालु, कंठ के जस्ट बाद का भाग, वहाँ से ये उच्चारित होते हैं, तो इनको हम कंठीय कंठीय व्यंजन भी कहते हैं। क, ख, ग, अंग। इसी तरह से च, छ, ज, और ये, इनको हम उच्चारण करते हैं तो ये हम तालु से करते हैं इसका उच्चारण, तो इनको तालव्य कहते हैं, तालव्य व्यंजन। और टे, ठे, डे, डे, पहले आप ये कंठ तालव्य, खास करके छोटे बच्चों को इन शब्दों का थोड़ा कम अनुभव होता है, तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि हमारा ये नीचे का भाग है जिसे हम गला या हलक कहते हैं, जिससे है शब्द उच्चारण होता है, वो यहाँ से होता है। इसको काकल भी कहते हैं, हे को काकल कहते हैं। है जो सबसे आसानी से आने वाला व्यंजन है। और इसके आगे का भाग इसे हम कहते हैं कंठ। कंठ के जस्ट बाद में तालु शुरू होता है। जो तालु शुरू होता है, हमारे जीभ को आप जिधर पीछे तक ले जा सकते हैं, वहाँ से ले जाकर जीभ को आगे आगे लाइए, तो ये जो भाग है बीच का उभरा हुआ वक्राकार भाग, मुख के अंदर ऊपर का भाग, इसको तालु कहते हैं। और तालु से आप आते आते इधर दांतों की तरफ आएंगे तो देखो एक बीच में उभरा हुआ भाग, दांत हैं वो मसूड़ों में पैक हैं, मसूड़े दांतों को पकड़े हुए हैं, तो दांतों को जो पकड़ा हुआ भाग है उसको तो हम कहेंगे मसूड़े। और इनको मसूड़ों को वर्तस्य भी कहते हैं।
मसूड़ों के ऊपर तालू से जब हम जीभ को लाते हैं तो मसूड़ों से थोड़ा सा आगे की तरफ, उधर से जब आते हैं गले की तरफ से जीभ को लाते हैं ऊपर रगड़ते हुए, तो एक उभरा हुआ भाग है, इसको कहते हैं मूर्धा। इसको कहते हैं मूर्धा। तो मूर्धा से उच्चारण होने वाले शब्द हैं टे, ठे, डे, ढैण। आप अपनी जीभ को एक बार उच्चारण करके देखें तो जहाँ से हम टे उच्चारण कर रहे हैं, टे में जीभ का अग्रिम भाग, आगे की जीभ की नोक है, वो जहाँ टकराती है उस भाग को मूर्धा कहते हैं, और इस वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। मूर्धन्य वर्ग का मतलब है मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों का वर्ग, इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। आगे हैं ते, थे, दे, दे, ने। ते, देखो ते बोल रहे हैं तो जीभ दांतों से स्पर्श कर रही है, ते बोलते समय जीभ दांतों से स्पर्श कर रही है। ते, थे, दे, दे, ने, इस वर्ग को इन पांचों व्यंजनों के उच्चारण के स्थान के आधार पर जीभ दांत से स्पर्श करके और हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसे हम दंत्य वर्ग कहते हैं। दंत्य। दंत्य। और आगे पे, फे, बे, भे, मैं। पे होठों से बोला जा रहा है, होठों से बोला जा रहा है। पे, फे, बे, बे, मैं। होठों के मिलने से इसका उच्चारण हो रहा है, ये ध्वनि प्रकट हो रही है, इसलिए हम इसको ओष्ठ्य, होठ को संस्कृत में ओष्ठ्य कहते हैं। संस्कृत शब्द के आधार पर वर्गीकरण में जो शब्द आ रहे हैं वो संस्कृत के इसलिए आ रहे हैं कि हिंदी भाषा के लगभग 60% शब्द संस्कृत के ही हैं हिंदी भाषा में, और संस्कृत हिंदी भाषा की यूँ कहें माँ है। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, और ये जो हम ये लिपि, ये के, खे, गे ये लिख रहे हैं, ए, आ, अंग, ए ये जो लिख रहे हैं, ये लिपि, ये लिखने की जो शैली है, ये लिपि हम देवनागरी लिपि यहाँ पे उपयोग में करते हैं। इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, और अंग्रेजी के अक्षर जिसमें ए, बी, सी, डी अंग्रेजी वर्णमाला ये लिखते हैं, तो उसमें जो लिपि है ये रोमन लिपि है, इसको रोमन लिपि कहा जाता है, और हिंदी वाली लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो होठ से उच्चारण के कारण इस वर्ग को पे, फे, इस वर्ग को ओष्ठ्य कहा जाता है। और इसके बाद ये, रे, ले, वे, इस वर्ग के बारे में यदि कहें तो ये अंदर से ही आवाज़ आ रही है, और ये एक तरह से कहें तो ये और वे खासकर, और ये, रे, ले, वे ये हैं, इनमें स्वर की भांति बाकी अंग बहुत ही कम उपयोग में हो रहे हैं। तो इसको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इन अंतस्थ व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहीं लिख देता हूं, अर्ध स्वर। इनको और इनकी ये परीक्षा की दृष्टि से भी, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इनका उच्चारण है वो बाकी सब में काफ़ी भिन्नता लिए हुए हैं। ये जैसे ये और वे हैं, तो ये और वे का आप उच्चारण करके देखो, ये वे, ये जल्दी उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको हम कम समय में ही उच्चारित कर देते हैं। तो इसको तनिक जो शब्द है उसको संस्कृत में कहते हैं ईसत, तो इसको ईसत वर्ग भी, ईसत वर्ण भी कहा जाता है। ये और वे को ईसत वर्ण भी कहा जाता है। परीक्षा में
कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईसत वर्ण हैं, निम्न में से ईसत वर्ण हैं, तो ये और वह हैं वो ईसत वर्ण हैं। और देखो ये रे हैं, रे का आप उच्चारण करके देख रहे हो तो जीभ है वो रे जब हम बोल रहे हैं तो जीभ है वो कहाँ तक आ रही है, लुढ़कती हुई जीभ आ रही है और आपस में वहाँ पे टकराती है, तो इसको हम लुंठित या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ट्राइल्ड, तो लुठित वर्ण भी इस रे को कहा जाता है। और ये रे है, ये उच्चारण में, इसमें उच्चारण में ये मूर्धा के आगे का हिस्सा और ये बीच में जो जगह ना, ये कई लोगों के मुंह की बनावट के कारण या जैसे छोटे बच्चे इसे जब रे का उच्चारण करते हैं तो वो रे के उच्चारण को ले कहते हैं। और कई बड़े लोगों के भी ये मुंह की बनावट या जैसे दांतों की सेटिंग ठीक नहीं होती है तो वो भी रे को ले कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि श्रमिक को कहते हैं छलमिग, ट्रेन को कहते हैं ट्लेन। तो ये जो आ रहा है रे की जगह ले का उच्चारण आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि ले का उच्चारण होता है वो आगे ले आता है, वो मसूडू से इसका उच्चारण हो रहा है और ये थोड़ा ऊपर से हो रहा है रे में, और रे में जीभ टकराती है तो टकराती हुई फिसल जाती है। तो रे का उच्चारण, जैसे कोई टमाटर को टमाटल, अक्सर ये हम देखते हैं कि जो उच्चारण में काफ़ी जटिलता लिए हुए हैं रे, तो रे को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। और आगे है ले बोला जा रहा है मसूडू से बोला जा रहा है, तो इसको वर्तश्य जो शब्द है, ये रे यहाँ बोला जाता है ना, ये के ऊपर जो रे है ये, इसको वर्तश्य कहते हैं। वर्तश्य का अर्थ होता है मसूड़े। तो ये ले है, ले शब्द को मसूडू से बोला जाता है, इसे इस वर्तश्य वर्ण भी कहते हैं। वर्तश्य वर्ण में एक अभी इन पर अलग अलग और बात करेंगे। ने है, ने का भी उच्चारण वहीं उसी जगह से हो रहा है, इसलिए ने को भी वर्तश्य की श्रेणी में लिखा जाता है। और एक आता है सड़क वाला से सड़क वाला जो है उसका उच्चारण स्थान भी यही है। तो ने और से और यह जो ले है इनका उच्चारण स्थान एक ही है, मसूडू से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए इनको वर्तश्य भी कहा जाता है। और ये देखो से है। अब जब हम इनको तीनों को ही से मैंने जैसे अभी उच्चारण किया है से ये कहें तो फिर से तीन तरह की आकृतियां देने की या तीन जगह घेरने की कहाँ जरूरत पड़ गई, ऐसा नहीं है। से का उच्चारण स्थान तीनों का अलग अलग है और हम इसको थोड़ा विद्यार्थियों को भी उच्चारण का अभ्यास करवाकर इन वर्णों को ठीक से समझें। तो ये जो से है, से शंकर वाला है, ये तालु से जीभ के तीन जो भाग हैं, एक आगे का भाग, एक बीच का भाग और एक जीभ के बिल्कुल पीछे का भाग, कोमल तालु के सीध का। तो इस उच्चारण का जो है, जो सड़क वाला से है, उसको हम जीभ के आगे वाले भाग को मसूडू से टच करवाकर, मसूडू से स्पर्श करने से ये से प्रकट होता है। से समझ में आ रहा है। और दूसरा जो से है शक्कर वाला, तो ये जीभ के बीच वाले भाग से उच्चारित हो रहा है, शंकर। और तीसरा है षटकोण वाला से, तो ये बिल्कुल जीभ के पीछे वाले भाग, जीभ के लास्ट भाग से उच्चारित हो रहा है षटकोण। तो इसकी ध्वनि उस हिसाब से निकलती है। ये ध्वनि अलग अलग तरह की ध्वनि है, इसलिए इसको तीन भागों में विभक्त किया गया है। और वैसे ये जब बोलते हैं इस वर्ग को, तो से है, तो इसके हमारे शरीर के जो बोलने वाले, इसको उच्चारित करने वाले स्थल हैं, जीभ, तालु, इनके बीच में संघर्ष से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए हम इसको, एक तो इसको संघर्ष की वजह से संघर्षी वर्ण कहते हैं, और इसके अलावा इनको ऊष्मा के कारण ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इनको ऊष्म व्यंजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊष्म व्यंजन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये संघर्षी और ऊष्म व्यंजन ये शब्द महत्वपूर्ण है। और उच्चारण का स्थान आप समझ गए, ये से है, ये जीभ के बीच वाले भाग से उच्चारित होता है, ये भी जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होता है, और ये से जीभ के अग्र भाग द्वारा उच्चारित होता है। और है मैंने आपको बताया, है को बोलने के समय हमारा गला यूज हो रहा है, और है एक तरह से देखा जाए तो स्वर से काफ़ी मेल खाता है। तो इस है को हलक से बोला जाता है, और ये जो हमारा जो गला है इसको काकल भी कहते हैं, काकल। तो इसको काकल व्यंजन, परीक्षाओं में यदि ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से काकल व्यंजन है, तो वो काकल व्यंजन है होता है जो उच्चारण में सबसे आसान है। हारा था का आदमी भी है करता है। और ये जो से है, ये से का उच्चारण, सड़क वाले से का उच्चारण है, वो ये जो हमारे मसूड़े हैं, तो जैसे जिस आदमी के दांत नहीं है या दांत आगे की तरफ थोड़े निकले हुए हैं, तो वो से का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है ना। वो किसी एक ने दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि यार मैं फेंको फे बोलता हूँ। तो उसने कहा इसमें अजीब क्या बात है, सभी फेंको फे बोलते हैं। कहा यार तू नहीं समझेगा। तो उसने कहा मैं अब समझ गया, तू सेको फे बोलता है। सेको फे वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके जो मसूड़े हैं, दांत नहीं होने की वजह से या दांत आगे होने की वजह से, वहाँ मसूड़ों से वो आवाज़ जब सीधी बाहर निकलती है तो वो क्या करता है, होठ का सहयोग लेता है, और होठ का सहयोग लेने की वजह से वो से फे का उच्चारण देता है। तो इस तरह से ये से का, और ये चार, अब इसमें हमें थोड़ा सा इनको अलग से और देख लेना है। इन 1 2 3 4 5 जो वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, और 5 × 5 मतलब ये व्यंजन है, इनकी संख्या है 25। इन 25 व्यंजनों को ये स्पर्श से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है 25 को। और इनको अंतस्थ और अर्ध स्वर भी कहते हैं, और से है को उष्ण व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये इन्हीं व्यंजनों के मेल से, 2 व्यंजनों के मिलने से बना है। जैसे ये से है, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये से बना है के व्यंजन और शे व्यंजन, इन दोनों के मेल से ये शे बना है। और ये तरह बना है, जैसे इसकी बनावट भी दिख रही है, ये ते आधा और रे पूरा, इससे ये बना है त्रय। और जो श्रेय है, श्रेय व्यंजन बना है से और रे के योग से। और ये जय व्यंजन है, ये बना है जय और ये के योग से। इसको हम उच्चारण में कई बार ये बोलते हैं, ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी। इसका उच्चारण जे है, सही शुद्ध उच्चारण इसका जे है, लेकिन आजकल इसको बहुतायत में आधा गे और ये के रूप में भी उच्चारित करते हैं, लेकिन ये है शुद्ध रूप में इसका उच्चारण आधा जे और ये से मिलकर ये बना है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या अब आपको कितनी समझ में आ गई? 37 व्यंजन आपने पढ़ लिए।
25 और ये 8 उष्ण और अंतस्थ, 25 और 8 हुए 33, 34, 35, 36 और 37, ये 37 व्यंजन पढ़ लिए। इन 2 व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। ये हमारी वर्णमाला में शामिल है। इसको ये डे का, ये जो डे है, डे डमरू वाला, इस डे के नीचे बिंदी लगने से ये बना है और इसको अडे कहते हैं, अडे। और ये डे के बिंदी लगने से बना है, इसे अडे कहते हैं, अडे, डे और अडे। यानी इसको आप समझने के लिए मैं आपके लिए अंग्रेजी शब्द का थोड़ा उपयोग करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आप डी से इस डे को लिखते हैं तो यहाँ पहले ए बोल दिया तो अब इसका उच्चारण हो गया, इसका ये उच्चारण हो गया। और इस डे के लिए डी एच शब्द आप काम में लेते हैं डे के लिए, तो ए इसके पहले आप मानते हुए अब इसका उच्चारण करें तो ये हो गया अडे। अब कई बार क्या होता है कि इस अंग और अडे इनको एक समझते हुए भूलवश शिक्षक ये गलती जब कर बैठते हैं तो ये बच्चों में जीवन भर फिर बच्चे इसी को ये यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। ये पंचमाक्षर हैं, ये 5 अक्षर हैं, इनका थोड़ा अलग से और देख लेते हैं। इधर से मैं इनको नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ये इधर तो वर्ग हैं, है ना, कंठे वर्ग यानी के वर्ग, ये है ना। इधर इसको हमने नंबर दे दिए ऊपर से, तो ये सभी में 5वें नंबर पर है अंग, ये ने में, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। और ये अक्षरों में बिंदी के रूप में जब हम वाक्य या शब्द लिखते हैं तो शब्द में ये बिंदी के रूप में हमें दर्शित होते हैं अधिकांशतः। इनका जो सही रूप है वो मैं आपको एक एक उदाहरण देकर के यहाँ समझा देता हूँ। इसका जो शब्द में प्रयोग है, जैसे हम आम तौर पर लिखते हैं दिनांक, लेकिन इस दिनांक को आप पुरानी किताबों में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, पुरानी किताबों में आपको ये दिनांक ऐसे लिखा मिलता है। और जैसे अंग लिखते हैं हम, अंग, तो ये पुरानी किताबों में आप देखोगे तो आपको ऐसा लिखा दिखेगा। ये इस तरह से इसको लिखा हम देखते हैं। इसी तरह से ये हैं, ये जैसे कुंज लिखा हुआ है तो आप पुरानी किताबों में देखोगे तो आपको कुंज ऐसे लिखा दिखेगा। और ने कंठ को आप, ये तो अभी भी किताबों में ऐसा आप देखते हैं कंठ लिखा हुआ। और जैसे दंत लिखा हुआ होता है, दंत, तो दंत को आप ऐसे देखते हैं आधा ने और ते। और जैसे पंप लिखा हुआ देखते हैं, पंप, तो इनको ये पंचमाक्षर हैं। इस वर्ग के, जैसे के वर्ग के ये 5वां अक्षर है डे, तो यदि इनमें से इसके बाद में कोई आ रहा है तो ये बिंदी की जगह, अनुस्वार की जगह
इसका आधा रूप आता है। जैसे ये दिनांक में के से पहले इसका आधा रूप है, यानी के पूरा है और ये अंग आधा है, और इस तरह से ये के ये प्रयुक्त इसलिए हुआ है क्योंकि ये कै खे गे सभी में ये होगा। जैसे यहाँ अंग में ये गे भी के वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ये आधा ने की, जिसको हम बोलते हैं या अनुस्वार बोलते हैं या बिंदी बोलते हैं, उस बिंदी की जगह इन पांचों, यदि बाद में इन पांचों का कोई व्यंजन आ रहा है इसके बाद में, तो ये इस तरह से इसका शुद्ध रूप होता है। जैसे चे छे जे वाले चे वर्ग में ये जे आता है, तो जे इस बिंदी को ये देखो ये चे छे जे जे ये उसका पंचमाक्षर पांचवा अक्षर आता है। इसी तरह से टे ठे टे वर्ग वालों में ये ठे आया है, तो इसको अब आधा णे टे ठे डे डे णे पांचवा अक्षर पंचमाक्षर इसका णे है। इसी तरह से ते वर्ग में ते थे दे दे इन से पहले यदि बिंदी आती है, अनुस्वार है, तो उसका उच्चारण आधा पंचमाक्षर के रूप में आधा ने, क्योंकि इनका पांचवा अक्षर ने है। इसी तरह से पंप बिंदी लगाई है हमने, अनुस्वार लगाया है, लेकिन इसका पे आधा में ये पंचमाक्षर है, मैं पंचमाक्षर है, इसलिए पे वर्ग के जो व्यंजन है उनसे पहले ये आता है। ये अपने ही, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है और ये बच्चा हम अपने परिवार के किसी सदस्य के भरोसे छोटे बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी और अनजान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो जब इसको गोद में लेने वाला या इसको उठाने वाला या इसको रखने वाला, इसकी देख रेख करने वाला यदि उसी वर्ग का है, तो उससे पहले यदि ये अनुस्वार हैं तो उसको हम इस रूप में लिखते हैं, पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनको बोलने के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण भी कहते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब प्राण यानी हवा, वायु, श्वास। तो श्वास बहुत कम श्वास लगता है उच्चारण के समय, उन वर्णों को हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसमें अल्प प्राण में देखो आपकी 1, 3 और 5 इनके उच्चारण में देखो आप क ग अंग बहुत कम श्वास लगता है, इसलिए हम इसको अल्प प्राण में कहते हैं। तो यूँ कह सकते हैं हम कि इन वर्गों में पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके अलावा महाप्राण जिसमें थोड़ी सी अल्प प्राण की बजाय श्वास ज़्यादा खर्च होती है उसके उच्चारण के समय, उनको महाप्राण कहते हैं। तो 2 और 4 वर्ग वाले हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं सब अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। और एक आता है ध्वनि में, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि में कंपन आता है, नाद आता है, नाद गुंजन आता है। कंपन या गुंजन को घोष कहते हैं। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में यदि घोष आ रही है तो उसको सहघोष वर्ण कहते हैं, और जिसमें घोष यानी कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाता है। तो किन किन में कंपन आ रहा है और किन किन में नहीं आ रहा है, तो देखो पहला और दूसरा जो वर्ण है कैक है, और इसके अलावा ये जो तीनों से का उच्चारण है इनके अंदर कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इनको अघोष कहेंगे। और जिनमें कंपन हो रहा है जैसे तीसरे, चौथे और पांचवें, इन वर्णों के उच्चारण में घोष आ रहा है और सभी स्वरों के उच्चारण में कंपन आ रहा है, इसलिए इनको घोष ध्वनियाँ कहते हैं। सभी स्वरों को घोष ध्वनियाँ कहते हैं। और इसके अलावा तीसरे, चौथे और पांचवें ये जो वर्ण हैं इनको हम, इनमें घोष आता है, इनमें नाद, इनमें जो स्वर है उस स्वर में कंपन आता है, इसलिए उसे हम सहघोष कहते हैं। और पहला, दूसरा और से वाली ये तीनों से अक्षर
इनको हम क्या कहेंगे, एगोस ध्वनियाँ कहेंगे। इसके अलावा एक और परीक्षा में प्रश्न आया था, इसलिए मैंने उसको अलग से आपको बताना उचित समझा। ले जो होता है, ले का उच्चारण करते समय, वैसे ले का उच्चारण का स्थल मैंने बताया कि ले वर्तस्य व्यंजनों में रखा गया है, लेकिन वे ले के अंदर जो हवा है हमारे जीभ के, ले जब नोक आगे टिकती है जीभ की तो मसूड़ों पे टिकती है ले बोलते समय, लेकिन हवा निकलती है उसके दोनों बगल से, जीभ के दोनों बगल से हवा निकल रही है ले के उच्चारण के समय, श्वास बाहर आ रही है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए बगल को कहते हैं पार्श्व। तो ले को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन ले व्यंजन को कहा जाता है। और इसके अलावा हमारा जो ये हैं, इनको हमने थोड़ा सा, इसके ऊपर भी खूब प्रश्न बनते हैं। ये दो तरह की, देखो इनकी जब हम इसे बोलते हैं अडे, अडे और अडे, जब इसको बोलते हैं तो जीभ 2 बार अंदर टकराती है और 2 बार टकराती है, तो इसलिए इसको हम द्विस्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनको क्या क्या कहा जाता है, ये भी परीक्षा की लिहाज से महत्वपूर्ण है। और ये हमारे ध्यान रहे, मूल व्यंजन है उनमें नहीं है उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विस्पर्श व्यंजन, या इनको ताड़नजात व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे आज वर्णमाला के ऊपर बातें हुई और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ध्यान लगाकर देखा और सुना होगा। यदि कोई चीज़ छूट रही है, कम समझ में आ रही है, तो उसको एक बार रिपीट करके वापस देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों का उच्चारण का शुद्ध होना और लेखन का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी आदत में ये बात फिर शामिल हो जाती है और फिर उनको सुधारना मुश्किल काम होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से मैंने जो आपको वर्णमाला बताई है, ये NCERT और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जिसको अभी माना गया है, उसे आपको समझाने का जैसा मेरा प्रयास हो सका। वैसे मैं कोई हिंदी का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन हिंदी का यूँ कहें हिंदी प्रेमी हूँ, तो मुझे हिंदी भाषा से काफ़ी लगाव है और लंबे चौड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। दुनिया भर में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली हिंदी भाषा है। दुनिया की ये विस्तृत भाषाओं में से एक है। इसका जो शब्दकोश है वो अथाक कह सकते हैं हम, और अंग्रेजी से इसके शब्दकोश की यदि हम तुलना करना चाहें कि ये अंग्रेजी से इसका शब्दकोश है वो कितना अधिक हो सकता है संभावना, तो गणित पढ़े हुए विद्यार्थी जानते होंगे कि अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं और इसमें 52 वर्ण हैं। तो 26 वर्णों से जो शब्द बनते हैं उनकी जो प्रायिकता है, बनने की संभावना है, और 52 से बनने की संभावना वो केवल दुगुनी नहीं है, वो कितनी है वो आप अंदाज लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ कि जैसे 2 अक्षर हैं आपके पास, तो 2 अक्षरों से आप शब्द बनाना चाहोगे तो वो शब्द बनेगा, कितने शब्द बन सकते हैं, तो 2 शब्द बन सकते हैं। एक बार पहले वाले को दूसरे नंबर पर, एक बार दूसरे वाले को पहले नंबर पर, 2 ही बने। और यदि उन्हीं की संख्या 3 हो गई, 3 अक्षर हैं, तो देखो 3 से कितने बनेंगे, 1 2 3 है, एक बार ये ऐसे बन जाएगा, एक बार ये बन जाएगा, एक बार इनके योग से बन जाएगा, एक बार इसके उल्टे योग से बन जाएगा, तो 6 बन जाएंगे। यदि 4 हैं तो 24 बन जाएंगे, यदि 5 हैं तो 120 बन जाएंगे। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 26 से लेकर 52 तक के
संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंग्रेजी से उतना अधिक शब्द बनने की संभावना इस भाषा में है। सारे शब्द सार्थक हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं संभावना की बात कर रहा हूँ। हिंदी के इस शब्दकोश के विस्तार की बात कर रहा हूँ कि इतना विस्तार इसका है। आप सबको ये जानकारी, और ख़ास कर ये छोटे बच्चों के लिए जानकारी है, ये मैं आप तक पहुँचाकर मुझे खुशी हो रही है। और आशा करता हूँ कि आपको ये यदि ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट्स करें और इसे शेयर करके अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और हम नई क्लास में इसके आगे के भाग और विस्तार से बात करने के लिए फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।